चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है हमें, है ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया था और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी बता दिए थे। तो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है भाई? अगर देखें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले जो वर्ड हम दिमाग में आता है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ solute present in a fixed amount of fixed amount of solvent or solution that is called as concentration। ठीक है भाई, that is called as concentration। तो ये concentration की definition है भाई। अब आपको क्या याद रखना है जिससे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ? वो आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, क्या? कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भाई। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन होता है। और जब भी हम लोग बात करते हैं जनरली सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन के अंदर दो ही पार्ट होते हैं बेटा। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा? एक तो प्रेजेंट होगा वहाँ पे सॉल्यूट और एक वहाँ पर प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट। ठीक है भाई। अगर ये टू कंपोनेंट सिस्टम है तो हम लोग उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। मान लेते हैं थ्री कंपोनेंट्स हैं तो फिर हमारे लिए वो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे क्या डिफरेंस होता है। ये तो बहुत छोटी बात है कि भाई सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है प्रेजेंट, ये भी ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसा फैक्टर जो आप याद रख सकते हैं कि सॉल्वेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो। वो क्या है कि सॉल्वेंट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमारे पास सॉल्वेंट अगर गैसियस फॉर्म में हुआ तो बनने वाला सॉल्यूशन भी वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सॉल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो। लेकिन अगर सॉल्वेंट आपका गैसियस फेज में है तो हमारे लिए बनने वाला सॉल्यूशन भी गैसियस फेज में ही बनेगा बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखिए कि अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड फेज में ही होगा। तो सॉल्वेंट की फेज से डिफाइंड होता है सॉल्यूशन का फेज। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमको कितने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। कई सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने, जैसे कि मास बाई मास परसेंट, या फिर इसी को बोलते हैं डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंट भी, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? मास परसेंट। मास परसेंट सिमिलरली हमारे पास होता है वी अपॉन वी परसेंट, और इसी को क्या नाम देते हैं? वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद जो थर्ड वाला हमको पढ़ना है वो होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, और इसी को क्या बोलते थे? डब्ल्यू अपॉन वी परसेंट भी बोलते थे। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फोर्थ वाला, तो वो क्या होता है हमारे लिए? जैसे पीपीएम होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट्स पर बिलियन की भी बात कर सकते हैं, वो भी सेम ही चीज़ है। बस क्या होगा उसमें फैक्टर चेंज हो जाएगा, मिलियन का फैक्टर यहाँ पर होता है तो वहाँ पर बिलियन का फैक्टर होगा। ठीक है, तो पीपीएम पीपीबी दोनों एक ही साथ लिख देता हूँ। यह पार्ट्स पर मिलियन होता है और ये पार्ट्स पर बिलियन होता है। ठीक है, इन दोनों की बात कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं एंड लगा देता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन की बात कर लेंगे। फिर इसके बाद जो फिफ्थ क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी वो क्या होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ची से, या फिर आप ऐसा मतलब एक एक्स बनाइए, उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। मैं फिर से बना देता हूँ ची। देखिए बेटा, ची को बनाने का एक तरीका है कैसे, इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। देखिए ये x लिखा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया, तो ये मोल फ्रैक्शन है हमारे लिए। सिक्स्थ जो हम लोग क्वांटिटी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मोलारिटी। मोलारिटी है ना भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। नेक्स्ट द सेवेंथ क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो होगा मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और जो एट्थ होगा हमारे लिए
वो क्या होने वाला है बेटा, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से एक और होता है भाई, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं 9th वाला, उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको ना उठा के, एक मिनट, इसको पूरा को उठा के मैं कहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, एक मिनट, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं भाई। रीज़न क्या है इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, मोलारिटी की बात करें या फॉर्मेलिटी की बात करें, वो एक ही चीज़ है, तो हमें उसको सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मोलारिटी कैलकुलेट करना सीख लोगे तो आप फॉर्मेलिटी को भी कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले मास बाई मास परसेंट पढ़ना है। तो देखिए भाई, मास बाई मास परसेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है, एम अपॉन एम परसेंट। वैसे इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कल की क्लास में दे चुका हूँ भाई, कि मास बाई मास परसेंट क्या होता है, मास अपॉन मास परसेंट क्या होता है। अगर आपसे मास अपॉन मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ये किस में होना चाहिए बेटा, इन ग्राम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम के अंदर होना चाहिए, और इनटू 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला निकल के आता है किसका भाई, ये फॉर्मूला का मास बाई मास परसेंट, यानी कि एक तरीके से मास परसेंट का फॉर्मूला है, या फिर वेट अपॉन वेट परसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड होता है हमारे लिए वो होता है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सेम टू सेम चीज़ें हैं भाई, बस वहाँ पे वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करना है, वी बाई वी परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये किस पे होना चाहिए, एम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होना चाहिए बेटा, एम में होना चाहिए, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज गिवन है, तो ये हमारे लिए वी अपॉन वी का परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से क्या आप मुझे एम अपॉन वी परसेंटेज बता देंगे, वही सेम टू सेम हो जाएगा। बस उसके अंदर क्या करना है भाई, जो थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला क्या होगा, एम अपॉन वी परसेंटेज, तो उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। एम अपॉन वी परसेंट क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट, ये किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए, इनटू क्या होगा बेटा, 100 होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, तो कैंसिल आउट करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो फैक्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा वो डेंसिटी का फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ मैं आपको, इन तीनों को एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ इन तीनों को। देखिए भाई, जैसे अगर बात करते हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट वेट कीजिए बेटा। चलिए, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को, चलिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ एम बाई वी परसेंट के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई चांस कि मैंने लिख दिया 10% एम बाई एम NaCl इन वाटर, तो कल मैंने आपको बताया था इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, कि इसको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या होगा सबसे सही, कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10 ग्राम NaCl किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर।
तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपके लिए कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे लिए 100 ग्राम। तो क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute, that would come out to be 100 minus 10, that is 90 gram. Okay, and in this case mass of solvent, that is water. तो क्योंकि यहाँ पे वाटर में गिवन है ना सॉल्यूशन, तो हमारे लिए वाटर का मास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे लिए वो क्या आता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है भाई, और पार्ट्स पर बिलियन भी आता है बेटा। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसका बात, जो फोर्थ टॉपिक है हमारे लिए वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसे, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पीपीएम ही हो जाएगी भाई। ये क्या है हमारे लिए, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो होता क्या है इसका फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बताओ, तो आप बोलोगे पीपीएम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 6। क्यों, मिलियन कितना होता है, 10 टू दी पावर 6, तो वही हो जाएगा हमारे लिए। अब जैसे पीछे हम लोगों ने परसेंटेज निकाला था, तो वो परसेंट था, पर सेंट, सेंट का मीनिंग होता है 100, तो 100 में कितना पार्ट है वो हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पे मिलियन के अंदर कितना पार्ट है तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब वो मिलियंस में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फिफ्थ वाला, जो कि हम लोग क्या बोल रहे थे इसके आगे, पी पी बी बोल रहे थे, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है भाई, पार्ट्स पर बिलियन, तो उसमें बिलियन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, ध्यान से देखना कि पीपीबी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। इधर पे फैक्टर बस ये 10 टू दी पावर 6 था, वहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 9 आ जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। पार्ट्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट्स में भी आपको डेटा गिवन हो सकता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो हो सकता है आपको फॉर्मूला चेंज मिले, वहाँ पे पार्ट्स देखने को मिले। तो ये तो बेसिक थे जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे बेटा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये वाले तो आपने 9th क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लिए होंगे, इसके अंदर कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस आपको इससे नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो मिलेगा केस आपको, जो आपको सीखना है वो क्या है हमारे लिए, देखिए जो हम लोग कितने पढ़ चुके हैं यहाँ पे, 5th पढ़ चुके हैं, अब 6th पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ क्या, मोलारिटी। तो हम लोग 6th जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या होता है, मोलारिटी। ठीक है भाई, और ये मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। होता क्या है मोलारिटी का फॉर्मूला, पहले तो वो समझ लेते हैं, या फिर मोलारिटी की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किए जाए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलारिटी। मोलारिटी, तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या निकल के आई बेटा, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो और 1 लीटर सॉल्यूशन हो, तो अगर हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला बनाना चाहते तो वो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, मोलारिटी
इज इक्वल्स टू, कैपिटल M इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए बेटा, इन लीटर होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए या फिर डेसीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारे लिए मोलारिटी का फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल के आया बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लेते हैं हमारे पास वॉल्यूम किस में गिवन है भाई, ml में गिवन है, तो आप पहले उसे लीटर के अंदर चेंज करेंगे और फिर वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है भाई। अगर आप देखिए भाई, मान लेते हैं आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला लगाते हैं, मोलर मास। तो क्या इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये किस में गिवन होगा बेटा आपको, इन ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, ये ग्राम पर मोल में गिवन होगा, ग्राम पर मोल के अंदर गिवन होगा। इनटू क्या करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं मेरे पास वॉल्यूम ml में गिवन है, इन ml, तो इस ml को मुझे चेंज करना पड़ेगा किस में भाई, लीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो 1000 नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला निकल के आता है, क्या कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमने वॉल्यूम किस में चेंज कर दिया, ml में, मतलब फॉर्मूले में पुट कर दिया ml में, तो फिर हम उसको लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻3 का फैक्टर लेके आए हैं, और जो भी नंबर ऑफ मोल्स थे उसको किसके अंदर चेंज कर दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास के अंदर। तो ये वाला बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे बात क्या याद रखनी है आपको, जो आप बात याद रखेंगे वो क्या है, यूनिट। ठीक है भाई, यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट क्या होती है मोलारिटी की, वो होती है मोल्स पर लीटर। ठीक है भाई, मोल्स है ऊपर, नीचे क्या है, लीटर। तो इसी को हम लोग कैसे लिख देते हैं, मोल पर लीटर, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलर या फिर कैपिटल M। क्या लिखेंगे, कैपिटल M। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको गिवन है, मान लेते हैं मेरे पास गिवन है 5 मोलर NaOH गिवन है, तो आप इस 5 मोलर NaOH गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन टाइप का कर लेते हैं कि अगर मेरे पास 5 मोलर NaOH गिवन है इन मान लेते हैं 200 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो आप मुझे बताइए वहाँ पे NaOH का वेट कितना है, NaOH का वेट कितना है, इसका वेट कितना है ग्राम्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 200 ml हमने सॉल्यूशन बनाया है और वो 5 मोलर बन चुका है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे वेट बता दीजिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। पहले तो हम इस 5 मोलर NaOH का मतलब समझ लेते हैं, 5 मोलर NaOH का मीनिंग समझ लेते हैं। 5 मोलर NaOH का मीनिंग क्या होगा कि 5 मोल्स ऑफ NaOH present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। ठीक है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल्स प्रेजेंट है NaOH के। ठीक है, 1 लीटर होता कितना है, 1000 ml होता है, तो 1000 ml में उसके कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। तो आप मुझे बता सकते हो क्या
कि अगर मैं इसका 1 ml लूँगा तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, 5/1000, है ना भाई, मोल्स आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 5/1000 मोल्स आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जब 1 लीटर के अंदर इतने हैं, 1000 ml में 5 मोल्स हैं, तो 1 ml के अंदर कितने मोल्स आ जाएंगे, 5/1000 मोल्स आ जाएंगे। हमसे पूछा गया है 200 ml में, तो 200 ml के अंदर कितने आ जाएंगे बेटा मोल्स, 5/10⁻³ टाइम्स 200, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं एक बारी के लिए, कितना आएगा, 5/10⁻³ इंटू 200, 0 से 0 उड़ा दो भाई, और ये 1/2, तो ये कितना आ गया भाई, 1/2 मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, कितने मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। अब 200 ml के अंदर कितने मोल्स हैं NaOH के, 0.5 मोल्स हैं। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है। हमसे पूछा क्या, मास बता दीजिए आप उसका, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे लिए कितने निकल के आए, 0.5 इज इक्वल्स टू गिवन मास हमको कैलकुलेट करना है और मोलर मास में मल्टीप्लाई कर देना है, तो गिवन मास हमको निकालना है। ठीक है भाई, मास हमको कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना होगा NaOH का, ये होगा 23 + 16 + 1। ठीक है भाई, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 40 के आसपास हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 और 40। ठीक है, तो इसका मास हमको कैलकुलेट करना है, तो मास किसके बराबर आ जाएगा, 0.5 टाइम्स 40, ये कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे हमने 20 ग्राम्स NaOH को डिज़ोल्व किया है 200 ml के अंदर, तब जाके हमारे पास 5 मोलर NaOH बना है। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, आपको ये समझ में आना चाहिए था। ये मैंने क्वेश्चन के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको उल्टा करवाया जाए कि NaOH का मास गिवन हो और आपसे मोलारिटी कैलकुलेट करवाई जाए, वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का भी गिवन होगा। इसी तरीके से देखिए, जब ये 5 मोलर NaOH मैंने पढ़ा, तो इसका मैंने इन्फरेंस कैसे निकाला कि 5 मोल्स प्रेजेंट हैं NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। 1 लीटर मतलब कितना हो गया, 1000 ml, तो 1 ml के अंदर कितने मोल्स निकल के आ रहे हैं, 5/1000 मोल्स निकल के आ रहे हैं। सिमिलरली मैंने फिर 200 ml के लिए कैलकुलेट किया, वो 0.5 मोल्स निकल के आए। तो 200 ml में हमसे NaOH का वेट पूछा गया था, तो फिर मैंने नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाया। मोल्स हमारे लिए 0.5 थे, वो मैंने पुट कर दिया। मॉलिकुलर मास 40 था, तो गिवन मास कितना आ गया, 20, तो 20 ग्राम हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मोलारिटी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो कौन सा आता है, मोलालिटी। ठीक है भाई, जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, कितने हो गए हमारे लिए, 6 हो गए। 7th जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा होता है, मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है भाई, मोलालिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, स्मॉल m से। अब यहाँ पे खास बात है, क्या खास बात है, ध्यान से देखिएगा। इसकी डेफिनेशन बहुत खास है और इसका फॉर्मूला बहुत खास है। क्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent called as molality, molality। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। क्या बोला मैंने कि कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 किलो सॉल्वेंट के साथ में, मतलब 1 किलो सॉल्वेंट है आपके पास, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। मतलब अभी तक हम लोग जितना भी फॉर्मूले पढ़ के आए उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाली है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन से, लेकिन यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी कि मोलालिटी का जो भी फॉर्मूला होने वाला है, उसके अंदर क्या होगा,
वहाँ पर सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट आने वाला है। ठीक है भाई, यानी कि फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मोलालिटी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, इज इक्वल्स टू व्हाट, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent, weight of solvent in किलोग्राम, इन किलोग्राम, केजी में वेट रखना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो यही निकल आया क्या, कि अगर मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है भाई और नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो मोलालिटी आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट देखिए ध्यान से, यूनिट क्या निकल के आएगी, अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट निकल के आएगी मोल्स पर केजी, है ना भाई। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऐसे लिख देंगे मोल केजी इनवर्स, और इसी को बोलते हैं मोलल, MOLAL, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसे। ठीक है, तो इसको भी आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली जी यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा है इसको भी बॉक्स में बंद करना ज़रूरी है, इसको भी आपको क्या पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए भाई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, मोलालिटी हो गया। अब मोलालिटी के अंदर ना फिर से वही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, वो कैसे निकल के आएगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि m सॉल्यूट लिख दे रहा हूँ मैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर मास सॉल्यूट का। ठीक है भाई, इनटू क्या होगा भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे होगा वेट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। मान लेते हैं ये हमने केजी में नहीं ग्राम में रखा, इन ग्राम रख दिया भाई, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, उसको केजी में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, इनटू 10⁻³ करके। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे लिए। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों बनाए क्यों गए, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तभी तो हम लोगों ने कुछ मोलालिटी यूज़ करते हैं कहीं पे मोलारिटी यूज़ करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, कि जहाँ पे भी जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है बेटा, वॉल्यूम इंक्लूड होता है, वॉल्यूम इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आती है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी आती है। मीनिंग जैसे हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। समझ में आई बात, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज होता है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो फिर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी कि मोलारिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ पे जो खास बात निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है बेटा, आपको क्या याद रखना है कि मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज, यहाँ से क्या खास बात रखोगे, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है भाई, molarity is temperature dependent. However, molality is temperature independent, is temperature independent। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे हमने वेट रखा है, वहां पे कोई वॉल्यूम वाला टर्म नहीं है। ठीक है भाई, मोलालिटी
इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे खास बात क्या निकल के आई, आपने ध्यान से देखा होगा कि मोलारिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मोलारिटी टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलालिटी कैसी होती है बेटा, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं, मतलब टेम्परेचर का कोई जोर नहीं है। ठीक है भाई, तो कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, 7 7 हो चुके हैं हमारे। 8वां वाला पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तो रह ही गया, चलो वो उसको बाद में कर लेंगे। अब क्या, देखिए अब बात कर लेते थोड़ा नॉर्मेलिटी के बारे में भी। किसके बारे में बात कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा, 8वां है ये हमारे लिए नॉर्मेलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होगा। ठीक है भाई, नॉर्मेलिटी भी चेंज हो सकती है, क्यों, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा होगा पक्के में। तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution called as normality। तो ये नॉर्मेलिटी होती है हमारे लिए, डेफिनेशन नॉर्मेलिटी की। ठीक है भाई, अब देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा किसका भाई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि यूनिट क्या आएगी, यूनिट बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा यूनिट क्या आने वाली है, अगर हम लोग बात करें यूनिट की, तो यूनिट आएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, पर लीटर सॉरी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, GM EQ लीटर इनवर्स। ठीक है, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा कि नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल होती है। अब इसके अंदर ये जो वर्ड आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते थे, जैसे मैं आपको बताता भी हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, मोलर मास होता है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रखना होता है। अब ये इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इक्विवेलेंट मास का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है भाई, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर कौन सी नई चीज आ गई है भाई, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो n फैक्टर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, n फैक्टर के लिए आप कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ n फैक्टर होता क्या है। एक मिनट यहाँ पे बना देता हूँ मैं n फैक्टर। तो n फैक्टर 3 चीज़ों से देख लिया करें आप। ठीक है भाई, मान लेते कोई हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, तो उसके लिए n फैक्टर कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास कोई चार्ज स्पीशीज है
या फिर मान लेते हैं मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो यही सारे पॉसिबल केस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर एसिड की बात करें तो बेटा एसिड के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग बेसिसिटी। ठीक है भाई, एसिड के लिए क्या डिफाइन करेंगे? बेसिसिटी, बेसिसिटी। और बेसिस के लिए क्या डिफाइन करते हैं बेटा? एसिडिटी। इसी तरीके से चार्ज स्पीशीज के लिए चार्ज, और अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए क्या? इलेक्ट्रॉन चेंज। इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का हो रहा है? ठीक है भाई, तो उससे हम लोग एन फैक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कोई एसिड है, जैसे HCl है। तो जब HCl डिसोसिएट होगा तो वहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन बनेगा और एक Cl नेगेटिव आयन बनेगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? इसके लिए 1 निकल के आएगा। यहाँ पे एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? 1। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जब ये एसिड रिलीज होता है, एसिड बनता है, तो यहाँ से एक ही H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी है भाई? 1 है। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 1 है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ H2SO4। तो H2SO4 के केस में क्या होगा? 2H पॉजिटिव रिलीज होंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो इस वाले केस में इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि ये कैसा हो जाएगा हमारे लिए? एक तरीके से डाई बेसिक एसिड है। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं यहाँ पे बेटा किसके लिए, इस कंपाउंड बेस के लिए देख लेते हैं, जैसे NaOH है। तो NaOH कैसे टूटेगा भाई? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इस वाले केस में इसको एसिडिटी कितनी है? ये मोनो एसिडिक बेस है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं मेरे पास एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो ये कैसे टूटता है? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। रीज़न क्या है? यहाँ से 2OH नेगेटिव निकलते हैं, यानी कि इस बेस की एसिडिटी कितनी है? 2 है। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से चार स्पीशीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई कैल्शियम 2 पॉजिटिव का मास निकालने के लिए बोल रहा है, एन फैक्टर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वहाँ पे आप क्या चेक कर लेंगे भाई? वहाँ पे आप चेक कर लेंगे इसका चार्ज कितना है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? 2 है, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है मान लेते हैं, तो आप उसको एन फैक्टर वहाँ पे कितना पुट करेंगे बेटा? 3 को पुट करेंगे। ठीक है। मान लेते कोई रिएक्शन है जैसे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग मेजरली पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो वहाँ पे मैं आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना तो नहीं, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का चेंज देखेंगे, तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि है Cu2 पॉजिटिव प्लस Fe गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन चेंज देखते हैं तो वो आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का आता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एन फैक्टर भी कितना आ जाएगा? एन फैक्टर भी 2 ही हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है भाई, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टास्क है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है जैसे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट या फिर मास ऑफ एल्यूमिनियम, वो कितना हो जाएगा? उसका मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। एल्यूमिनियम का हो जाएगा बेटा 27 के करीबन, है ना भाई? एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग से उड़ गया है। देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट। मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम, हाँ जी भाई 27 ही होता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो 27 है
उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 27 डिवाइडेड बाय, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 3, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इक्विवेलेंट मास कितना रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो वो आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये हमारे लिए क्या था भाई, नॉर्मैलिटी वाला था। ठीक है, अब नॉर्मैलिटी और मोलारिटी आपस में रिलेट कर सकती है, कैसे रिलेट कर सकते हैं? यहाँ पे क्या खास बात देखी आपने कि जब हम लोग नॉर्मैलिटी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, और मोलारिटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या निकालना था बेटा, वहाँ पे हम लोग को नॉर्मैलिटी के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था। ठीक है भाई, यही सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए कि आप बताइए कि नॉर्मैलिटी और मोलारिटी को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट देखिए, न्यू शीट पे आते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, जब आप इसको मतलब एक तरीके से डिराइव कर सकते हैं, और मैं ड्राइव करके अभी बता नहीं रहा हूँ आपको, डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा रहा हूँ। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी, मोलारिटी टाइम्स क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे मास रखते हैं मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं भाई। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी टाइम्स एन फैक्टर। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप याद रखिए कि नॉर्मैलिटी और मोलारिटी के बीच में एन फैक्टर से रिलेट किया जा सकता है बेटा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों की दोनों चीज़ें कैसी होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। और दोनों के अंदर क्या होने वाला है भाई, कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज करने पे मोलारिटी नॉर्मैलिटी तो चेंज हो ही जाती है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं, मान लेते हैं हमारे पास मिक्सचर का क्वेश्चन आए, किसका क्वेश्चन आए, मिक्सचर का क्वेश्चन आए। जैसे हमारे पास क्या हो जाए भाई, अगर मिक्स कर दें हम लोग चीज़ों को, जैसे एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ मैं आपको कि मेरे पास ना, एक मिनट वेट करो, मैं आपको क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करवा देता हूँ। एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन निकालता हूँ, उसको सॉल्व करवा देता हूँ। मिक्सिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है भाई, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा गिवन है भाई। क्या बोल रखा है आपसे कि हमारे पास 250 ml, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या गिवन है, देखिए 250 ml 1.5 ml सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। ठीक है भाई, क्या गिवन है, 250 ml 1.5 ml सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। और उसके बाद क्या बोल रखा है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया 5 लीटर वाटर में। ठीक है भाई, कितने वाटर में, 5 लीटर वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होगी, मतलब मान लेते हैं मेरे पास क्या होगा, मैं बॉक्स बना ही देता हूँ। देखिए ज़रा, देखिए बेटा, अभी मेरे पास क्या है, 250 ml सॉल्यूशन है, और उसकी मोलारिटी कितनी गिवन है, 1.5 ml मोलर गिवन है। ठीक है भाई, सही है। अब क्या किया है उसने क्वेश्चन में कि इसके अंदर उसने 5 लीटर वाटर को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, 5 लीटर वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम 250 ml तो ऑलरेडी था, 5 लीटर ऐड हो गया,
तो मतलब 5 लीटर ml में ही चेक कर लेते हैं, 5 लीटर का मतलब कितना हो गया 5000 ml। तो ये कितना हो गया होगा वॉल्यूम इसका बेटा, अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो 5 लीटर प्लस 250 ml, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 5250 ml के इक्वल ही हो जाएगा। और मोलारिटी हमें नहीं पता है, तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है भाई, ठीक है, मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन समझते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे, m1v1 बराबर m2v2 होता है, लेकिन आप प्रिफर कीजिए वो फॉर्मूला ना लगाएं, ठीक है। इन वाले केसेस में जनरली फॉर्मूले को अप्लाई ना करें, आप इसको लॉजिकली सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास इस सॉल्यूशन के अंदर 250 ml सॉल्यूशन के अंदर 1.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि वहां पर 1.5 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई। अब यहां तो 1 लीटर है ही नहीं सॉल्यूशन, यहां कितना है 250 ml सॉल्यूशन है, तो 250 ml के अंदर कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे वो देख लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा हमारे लिए 1000 ml। देखिए भाई मैं आपको लॉन्ग रूट से करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको बहुत ही ईजी इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इजीली आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर हमने 1.5 मोलारिटी जो गिवन है उसका मतलब क्या है, 1.5 मोल सॉल्यूट के गिवन है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो 1000 ml के अगर हमारे पास 1000 ml होता सॉल्यूशन, तो वहां पे मोल्स कितने होते हैं सॉल्यूट के, 1.5 मोल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 250 ml गिवन है, कितना गिवन है 250 ml, तो 250 ml के लिए कितने मोल्स होंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दिया 1/4 कर दिया, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने डिवाइड किया 1/4 से, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया 1/4 से, तो डिवाइड करने पर 1/4 से कितने मोल्स आ गए 1.5 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर देखें तो लिटरली कितने मोल्स आने वाले हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, कितने मोल्स आने वाले हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स आने वाले हैं सॉल्यूट के, ये सॉल्यूट के मोल्स होंगे, ठीक है। अब बताइए इसके अंदर मैंने ऐड क्या कर दिया, वाटर को ऐड किया, मतलब सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दिया, सॉल्यूट से कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो उसके मोल्स भी क्या रहने वाले हैं भाई, वो तो फिक्स ही रहेंगे, क्योंकि हमने छेड़छाड़ किससे की है, सॉल्वेंट से, सॉल्यूट क्या है फिक्स है। तो इस वाले कंटेनर के अंदर भी मोल सॉल्यूट के क्या रहने वाले हैं, फिक्स रहने वाले, इतने ही रहने वाले हैं, मोल्स कितने रहेंगे सॉल्यूट के, इतने ही रहेंगे, बस उसका वॉल्यूम क्या हो चुका है अब चेंज हो चुका है। मतलब कि अब मेरे पास क्या है भाई 1.5/4 मोल्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर 5250 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई। और हमसे पूछ रहा है मोलारिटी कैलकुलेट कर दीजिए, तो बस मोलारिटी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू N/V, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ये लीटर के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, लीटर के अंदर। तो हम लोग पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, कैसे देखो ध्यान से कैसे पुट करनी है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 5250 टाइम्स 10⁻3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं एक बार, देखिए सॉल्व करते हैं, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए बेटा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। चेक करते हैं, 1.5 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय
4 divided by 5250. This is coming out to be 0.0714 मोलर। ओके बेटा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 0.0714 मोलर। और मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, जो डेटा गिवन होगा हमारे लिए वो भी कितना गिवन है? 0.0714 मोलर ही गिवन है। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए क्या था? इसको आपने समझ के सॉल्व किया। अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी लगा सकते थे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी समझ लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई करके निकाल सकते थे, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ठीक है भाई, ये किसके केस में लगाना है फॉर्मूला? यानी कि m1v1 इक्वल टू m2v2 कब लगाओगे आप? इंटरमिक्सिंग के केस में लगाओगे। m1v1 बराबर m2v2, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? इंटरमिक्सिंग के केस में, मतलब एक सॉल्यूशन से हम लोग दूसरा सॉल्यूशन बनाए, इंटरमिक्सिंग के केस से ही बनाना है। ठीक है भाई, इंटरमिक्सिंग से। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कैसे? वही मोल से निकाला है। कैसे निकाला है? मोल से, यानी कि मोलारिटी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल बराबर मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम फाइनल। ठीक है भाई, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम को पुट किया गया है। ध्यान से देखिए, इनिशियली मोलारिटी हमें गिवन थी, वॉल्यूम गिवन था। अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। क्या हो अगर मैं यहाँ पे इस मोलारिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस वॉल्यूम को जो अभी डिवाइड में इस साइड लेके आऊं, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएंगे। वो कितने आ जाएंगे? मोलारिटी टाइम्स वॉल्यूम के इक्वल आ जाएंगे। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? एक्चुअली में मोल्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और फाइनली भी हमारे पास मोल्स तो क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे सॉल्यूट के, उनमें तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं। अगर मान लेते उसको चेंज कर देते तो फिर प्रॉब्लम होती, तो फिर हमें कोई और अप्रोच लगानी पड़ती है। बट यहाँ पे आप क्या समझिए कि मोल्स तो हमारे लिए फिक्स रहे ना, तो अगर मोल फिक्स हैं तो ही आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। बाई चांस अगर मोल फिक्स नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे फॉर्मूला खुद से ही ड्राइव, यानी कि फिर तो यही वाला अप्रोच आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। हो सकता कभी आपको, अभी तो यहाँ पे वाटर को ऐड करके दिया है, मतलब सॉल्वेंट का ही अमाउंट इंक्रीज किया, हो सकता है वो यहाँ पे सॉल्यूट का भी अमाउंट इंक्रीज करके दे रहा हो। समझ में आ रही है ना बात? तो फिर आपको वहां पे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट भी उसमें ऐड अप करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात आप याद रखना कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी वाटर को ऐड किया है, सॉल्वेंट को ही इंक्रीज किया है। सिमिलरली सॉल्यूट आपको गिवन है, तो सॉल्यूट तो फिक्स रहा है ना भाई। इस क्वेश्चन के अंदर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जिसके अंदर सॉल्यूट भी इंक्रीज हो रहा हो, तो फिर वहां पे आपको मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और फिर उन मोल्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा जिस जो वेट आपको गिवन हो क्वेश्चन में सॉल्यूट का, तो उससे उसके मोल्स कैलकुलेट करना है। तो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स आ रहे हैं सॉल्यूट के वो आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम जितना उसने ऐड किया है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप मोलारिटी फिर से यही वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मोस्टली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है भाई। अब ध्यान से देखिए, एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि क्या है? मोल फ्रैक्शन। उसके बारे में और बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, कौन सा टॉपिक रह गया? मोल फ्रैक्शन। मुझे नहीं नंबर याद है तो मैं बस यहीं पे हैशटैग लिख के लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, क्या क्या? मोल फ्रैक्शन तो पढ़ लेंगे, ठीक है। परसेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 1 के बीच में होती है। फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच में होता है। अगर बात करते हैं परसेंट की, मतलब परसेंट 100 में कितना पार्ट है, तो मतलब 0 से लेके 100 के बीच में बात हो रही है। ठीक है भाई, अगर बात करते हैं पर मिलियन की, पर मिलियन की, ये भी हम लोगों ने देख चुका है, तो ये 0 से लेके 10⁻6 के बीच में बात हो रही है। पर बिलियन की बात कर लेते हैं, तो पर बिलियन कितना होता है बेटा? वो भी हम लोग देख चुके हैं, 0 से लेके 10⁻9 तक। तो अब फ्रैक्शन और पढ़ लेते हैं भाई। फ्रैक्शन भी इजी है कि 0 से 1 के बीच में, इधर पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है।
ठीक है, मान लेते हैं कि आपको मोल परसेंट गिवन हो तो वो उसका मतलब समझ जाना, फ्रैक्शन है उसमें 100 का मल्टीप्लाइड है, मोल्स पर मिलियन गिवन है तो फिर समझ जाना वहाँ 10⁶ का फैक्टर है। ठीक है, यहाँ 1 का फैक्टर है, यहाँ कितने का फैक्टर है 100 का, 10⁻² का फैक्टर है, यहाँ 10⁶ का फैक्टर है, और यहाँ पे 10⁹ का फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है तो ध्यान से देखो, एक डब्बा लिया मैंने, उस डब्बे के अंदर क्या किया भाई, कंपोनेंट्स को भरना स्टार्ट किया। मान लेते हैं मैंने इस डब्बे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी, ए को भी डाल दिया, बी को भी डाल दिया, सी को भी डाल दिया, डी को भी डाल दिया, तो वो सारी चीज़ें डाल दी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना भाई। तो मोल फ्रैक्शन हमको जिसका भी निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लो डिवाइडेड बाय क्या कर दो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस डैश 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 डैश, जितने भी कंपोनेंट हो। जैसे ये मल्टीपल कंपोनेंट का सिस्टम अज्यूम किया हमने, तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट का सिस्टम होगा तो इस तरीके से लिखा। अब देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ची से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो ची ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई, अब मैं दो कंपोनेंट के लिए बता रहा हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अगर आपको परसेंट पूछा जाए, मोल परसेंट, तो इसी में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 का। मोल पर मिलियन पूछा जाए तो फिर आप उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁶ का। वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता है। बाई चांस मैंने एक क्वेश्चन ज़रूर देखा था भाई, हो गया काफ़ी टाइम, लेकिन उसमें मोल परसेंट गिवन था और आपसे कुछ कैलकुलेशन करा रहा था। हाँ, मैं आपको बताऊंगा अभी वो क्वेश्चन क्या, कि जैसे हमारे पास मोल परसेंट गिवन था और उससे आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था पहले, और फिर आपको मोलारिटी के अंदर चेंज करना था, डेंसिटी आपको गिवन थी। इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, तो एनसीईआरटी के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप डेफिनेशन को पकड़े रहना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर देता हूँ तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी है। ठीक है भाई, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन टोटल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है भाई, वो क्या है, एन ऑफ ए, सॉरी एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन टोटल। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, और दोनों को क्या कर देते हैं भाई, ऐड अप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन टी प्लस एन ऑफ बी ओवर एन टी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ओवर एन टी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमारे लिए सेम ही हो जाएगा, ऊपर वाले एडअप हो जाएंगे। अब देखो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को ही तो एन टी बोलते हैं, एन टी अपॉन एन टी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो अगर टोटल मोल फ्रैक्शन देखा जाए, कितने भी कंपोनेंट का सिस्टम, अभी हमने 2 कंपोनेंट का सिस्टम अज्यूम किया है, तो वहाँ पर 2 कंपोनेंट के सिस्टम के लिए भी मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर हम ऐड अप करके निकालते तो वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, मान लेते हैं आपको एक सब्सटेंस का 2 कंपोनेंट का सिस्टम है और एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो क्या आप दूसरे का निकाल लोगे, हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे कैलकुलेट कर लिया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इस तरीके से कैलकुलेशन में हेल्प ले सकते हो बेटा। ठीक है, बहुत ही ईजी है,
और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल रहा है तो मैं आपको अभी करवाता हूँ वो क्वेश्चन। एनसीईआरटी का है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, वो इंटर कन्वर्जन का है। ठीक है भाई, वो इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है। 1 मिनट वेट कीजिए, मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, उससे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए, देखते हैं बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो था मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में कन्वर्ट करने वाला, शायद देखता हूँ मैं। हाँ बेटा, मिल गया है मुझे क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन मिल गया है, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले। ठीक है भाई, इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट कई सारे छुपे हुए हैं। क्या देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी पूछ रखा है आपसे, मोलारिटी पूछ रखी है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन गिवन है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन गिवन है वाटर के अंदर, ये आपको गिवन है डेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपसे पूछ रखा है, कर लो इसे, सॉल्व करो, एक बार कोशिश करो। पहले तो जो डेटा गिवन है उससे इन्फ्रेंस निकालो, और जब आप इन्फ्रेंस निकाल लोगे उसके बाद थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि मोलारिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, मोलारिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। कर लो भाई इस क्वेश्चन को। Molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040, ये क्वेश्चन गिवन है और आपसे मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एनसीईआरटी देखिए इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछ रहा है। पीछे देखिए हम लोगों ने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं भाई। हो सकता है आपको मास बाई मास परसेंट गिवन हो, आपसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करवा ले। अभी जैसे हमने देखा मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, आपसे मोलारिटी कैलकुलेट करवा रहा है। हो सकता है थोड़ा डेटा दे देगा डेंसिटी का, तो आपको मोलालिटी भी कैलकुलेट करवाएगा मोलारिटी से। तो ये सारी चीज़ें आपसे इंटर कन्वर्ट करवाई जा सकती हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, बस आपको अपनी बेसिक डेफिनेशन पे ही फोकस करना है। जो आपने पढ़ा है वो डेफिनेशन को ही हमको बेस बनाना है और इमारत को खड़ी करना है भाई। ठीक है, चलिए हो गया है टाइम। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं फिर। देखो क्या गिवन है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर है। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूट हमारे लिए फिक्स हो चुका है, वो क्या है, इथेनॉल है। और सॉल्वेंट भी हमारे लिए फिक्स हो चुका है, वो क्या है भाई, वाटर है, वो है वाटर H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल x ऑफ ETOH लिख दिया मैंने, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 0.040 गिवन है। ठीक है, ये डेटा हमको गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि मोलारिटी क्या होगी इथेनॉल की सॉल्यूशन की। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं, क्या बोल रहा हूँ, 1 लीटर
सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम मोलारिटी बता देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है, जो वॉल्यूम है वाटर का वो कितना गिवन है बेटा, 1 लीटर गिवन है, इतना अज्यूम कर लिया हमने। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर है वाटर का, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है ना भाई, 1 ग्राम पर ml होती है, या फिर आप 1 kg/लीटर भी लिख सकते हो, 1 kg/लीटर भी हो सकती है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाटर का मास कितना आ जाएगा, 1 kg के इक्वल आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ से हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर के, 1 लीटर वाटर के लिए, यानी कि 1 kg वाटर के लिए मोल्स कितने हो जाएंगे, 1000 kg को हमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 हो जाएगा ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज व्हाट, 18 ग्राम पर मोल। तो फिर यहाँ पे सॉल्व करके देखोगे आप, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 55.55 मोल्स आ जाएंगे। मैं तो इस बात को याद ही रखता हूँ, क्योंकि एक बार तो यही हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा हुआ था भाई, एक एग्ज़ाम दिया था भाई, किसका मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड का एग्ज़ाम था 12th क्लास का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन नाम का चैप्टर होता है उसके अंदर ये एक क्वेश्चन आया था कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ प्योर वाटर। तो वो मोलारिटी की फिक्स होती है, 55.55 मोल्स होते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर कितने मोल्स होंगे पानी के, 55.55 मोल्स होंगे वाटर के, ठीक है। तो ये वैल्यू तो फिक्स, ये वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे आप देखोगे 55.55 मोल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हम निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH प्लस 55.55 इज इक्वल टू 0.040। अब बताइए, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, एन ऑफ ETOH कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, एन ऑफ ETOH हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो एन ऑफ ETOH जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा अगर आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन ऑफ ETOH, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अगले पेज पे लेके आता हूँ। तो n of ETOH is equals to what, 0.040 times bracket start n of ETOH plus 55.55, ठीक है भाई। इधर से हम लोग n of ETOH कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू बता देता हूँ कितना आएगा ये हमारे लिए सॉल्व करने पे, 1 मिनट वेट कीजिए, तो मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है, 1 मिनट, number of moles of ETOH coming out to be 2.31 मोल्स आ रही है बेटा, कितनी आ रही है, 2.31 मोल्स आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2.31 मोल्स, ठीक है। तो वही तो हमारे लिए मोलारिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मोलारिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितने आए हैं भाई, 2.31 मोल्स आए हैं, और यही तो प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे पास जब ये 2.31 मोल्स है और वाटर के 55.55 मोल्स हैं, तो इसका भी तो वॉल्यूम एडअप करना पड़ेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली हमने 1 लीटर सॉल्यूशन ले रखा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मोलारिटी भी हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही होगी, 2.31 मोलर आ रही होगी, ठीक है बेटा, 2.31 मोलर आ रही होगी। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे, तो आप ऐसा समझिए, इसको मैं गायब भी कर सकता हूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है,
तो यहाँ से हम इसको गायब कर सकते हैं NaOH को नीचे। तो जो पानी के मोल्स हैं, सॉल्वेंट के मोल्स तो डोमिनेटिंग होंगे, तो सॉल्वेंट के मोल से ही मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दी और यहाँ पे आंसर कितना निकाल के बताया 2.31 मोल्स। और एनसीईआरटी ने भी यही रिपोर्ट किया है डेटा। तो आंसर कितना आ रहा है 2.31 मोलर आ रहा है आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोला मैंने कि आपको इंटर कन्वर्जन मिलेगा, तो इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में क्या कर लीजिए भाई, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेंगे बेटा, ठीक है, जो कि होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके लिए अब आप इस चैप्टर के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर ले। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर ले और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लें। तो पहला तो ये काम कर लिए, दूसरा ये काम कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और तीसरा असाइनमेंट जो भी मैं दे रहा हूँ आपको, वो सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई आपको कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अभी की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो भाई। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।